अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स। इसकी जो है ना इसमें सबसे पहले आ जाता है सीलियक डिजीज़। सीलियक डिजीज़ एक ऑटोइम्यून मीडिएटेड डिजीज़ है जो कि ग्लूटेन प्रोटीन की वजह से होती है, जो कि वीट, बार्ले और राई में होती है। तो इसका मैकेनिज़्म ये होता है, ग्लूटेन से जो है वो निकलेगा ग्लाइडिन। ग्लाइडिन जो इंटेस्टाइनल एपिथेलिया को करेगा क्रॉस और उसके लैमिना प्रोप्रिया में चला जाएगा। वहाँ पर क्या होगा, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंजाइम उसकी क्या करेगा, डीमाइलेशन कर देगा और फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं वो उसे प्रेजेंट करेंगे टू द टी सेल्स। अब ये प्रेजेंट करते हैं थ्रू स्पेसिफिक एमएचसी प्रोटीन्स, और जिनके लिए जो है ना स्पेसिफिक जीन्स होते हैं। सीलियक डिजीज़ के केस में HLA-DQ2 और DQ8 होते हैं। उसके बाद टी सेल्स क्या करते हैं कि वो इंटरफेरॉन गैमा और इंटरल्यूकिन 21 रिलीज़ करते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन करवाते हैं और डैमेज करा देते हैं सेल्स को। उसके बाद ये क्या करते हैं, बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और बी सेल्स ने एंटीबॉडीज़ बनानी होती हैं। बी सेल्स जो हैं वो एंटी ट्रांस टिश्यू ग्लूटामिनेज और एंटी डीमाइडेटेड ग्लाइडिन एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, और उसके अलावा एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। और इसमें जो है ना हमने ट्रीटमेंट में हमने ग्लूटेन फ्री डाइट देनी होती है, और इसकी एसोसिएशन होती है डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस और टी सेल लिम्फोमा के साथ। और इसमें हमने जो है हिस्टोलॉजी पे 3 पॉइंट्स याद करने होते हैं। एक तो विल्लस एट्रोफी, दूसरा क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया और तीसरा इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स। इसके अलावा लैक्टोज़ इंटॉलरेंस में लैक्टेज़ की डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्मोटिक डायरिया हो जाता है, और इसके लिए हम लैक्टोज़ हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट करते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया है ना वो लैक्टोज़ की फर्मेंटेशन करके जो है ना वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी में माल अब्जॉर्प्शन हो जाती है फैट और फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए, डी, ई के और विटामिन B12 की, और इसमें जो है ना वो डूडेनल बाइकार्बोनेट हमें कम मिलेगा, और जो डी ज़ाइलोस टेस्ट है वो इसमें नॉर्मल होगा। उसके बाद जो टॉपिकल स्प्रू है, ये भी सीलियक डिजीज़ की तरह ही होती है, लेकिन ये एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड कर जाती है और ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादा होती है। और इसमें क्या होता है कि मैगलोब्लास्टिक एनीमिया के साथ इसकी एसोसिएशन होती है ड्यू टू फोलेट एंड B12 डेफिशिएंसी। उसके बाद विपल डिज़ीज़ में ट्रोफिमा विपलाई एक इंट्रासेलुलर ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज़म होता है, जिसकी वजह से होती है। और इसके सिनेरियो में ये बात याद रखनी है कि ये PAS पॉजिटिव फोमी मैक्रोफेजेस हमें मिलते हैं इसके लैमिना प्रोप्रिया में। और इसके साइंस हमने कैन से याद करने हैं, कार्डियक सिम्टम्स होंगे, आर्थ्रेल्जिया होगा और न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स होंगे। इसके अलावा इसके बाद आ जाता है हमारे पास बावल डिज़ीज़, इन्फ्लेमेटरी बावल डिज़ीज़। इसमें क्रोहन डिज़ीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है। इसमें से भी काफ़ी MCQs आते हैं। जो क्रोहन डिज़ीज़ है वो किसी भी पार्ट में हो सकती है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो मेनली कोलन में होती है। इसमें क्या होता है, स्किप लीजन्स होते हैं और इसमें कॉन्टिन्यूस लीजन्स होते हैं। इसमें रेक्टल स्पेयरिंग होती है, इसमें रेक्टल इन्वॉल्वमेंट होती है, इसमें ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन है, और इसमें सिर्फ म्यूकोज़ा और सब म्यूकोज़ा की इन्फ्लेमेशन होती है। इसमें हमें स्ट्रिंग साइन मिलता है और इसमें हमें लेड पाइप साइन मिलता है। इसमें नॉन केज़िएटिंग ग्रैन्युलोमास होते हैं और इसमें नहीं होते। इसमें फिस्टुला और स्ट्रक्चर बन सकते हैं। इसमें टॉक्सिक मेगाकोलोनिया परफ्यूजन हो सकती है। इसके अलावा इसमें रैश, आई इन्फ्लेमेशन और आर्थराइटिस भी हो सकता है। और जो है क्रोहन में जो है वो किडनी स्टोन्स भी बन सकते हैं, और जो है यूजुअली कैल्शियम ऑक्ज़लेट के होते हैं, और ये जो है ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है, इसलिए इसकी बाकी ऑटोइम्यून डिज़ीज़ से भी एसोसिएटेड होती है, जैसे कि प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिनजाइटिस। और इसमें ये जो MCQs में आता है कि इसमें एस का एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होती हैं और इसमें एन का होती हैं। इसमें हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जैसा थायोप्रीन देते हैं और इसमें हम मेसालाजिन देंगे, और इसमें हम फीकल कैलप्रोटेक्टिन जो है वो यूज़ करते हैं मॉनिटरिंग के लिए, जो कि IBD में पॉजिटिव होती है, लेकिन ये इरिटेबल बाउल डिजीज़ में पॉजिटिव नहीं होगी। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस में क्रोनिक वाटरी डायरिया होता है। हमें एंडोस्कोपी पे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी जब हम हिस्टोलॉजी करेंगे तो हमें लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट मिलेगा। उसके बाद इरिटेबल बावल डिज़ीज़ है। इसमें क्या होता है, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन होती है विद 2 और मोर देन 2 ऑफ दीज चेंजेस। और इसका जो MCQ आता है कि
जो इसकी सिम्पटम्स हैं वो इम्प्रूव कर जाते हैं आफ्टर दी बावल मूवमेंट। और ये इसमें कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं होती, और हमने इसमें सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी होती है, डाइटरी चेंजेस करनी होती हैं। अपेंडिसाइटिस में एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स है। इसमें जो है मैकबर्नी पॉइंट याद रखना है कि 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम राइट एंटीरियर लीग स्पाइन टू दी अम्बिलिकस, और इसमें हमने क्या कर देनी होती है, अपेंडेक्टमी। इसके बाद डाइवर्टिकुला। डाइवर्टिकुला क्या होता है कि कोई भी जो है ना ब्लाइंड जो है ना आउट पाउचिंग बन जाती है एलिमेंट्री कैनाल की, उसको हम कहते हैं डाइवर्टिकुला। अब एक ट्रू होते हैं और एक फॉल्स। अब ट्रू में क्या होता है कि सारी लेयर्स इन्वॉल्व होती है, मिकोजा, सब मिकोजा, मस्कुलरस और सिरोजा, सारी लेयर्स प्रोट्रूड करती हैं। जबकि फॉल्स में सिर्फ मिकोजा और सब मिकोजा करता है प्रोट्रूड, जबकि मस्कुलर लेयर इसमें नहीं होती। तो ये जो डाइवर्टिकुला है ना, ये फॉल्स डाइवर्टिकुला होते हैं। और अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम इसे कहते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस, और उसकी वजह से फिर पेन हो सकता है और फीवर हो सकता है। उसकी कॉम्प्लिकेशन में फिर एब्सेस और फिस्टुला बन सकता है। जबकि डाइवर्टिकुलोसिस हम इस चीज़ को कहते हैं जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है ना डाइवर्टिकुला बन जाए, तो उसे हम डाइवर्टिकुलोसिस कहते हैं। उनकी ज़्यादा कॉमन जो है वो सिग्मॉइड कॉलन में होते हैं। उसके बाद द ज़ैंकर डाइवर्टिकुलम। ज़ैंकर डाइवर्टिकुलम में क्या होता है कि ये जो है ना, ये थायरोफारिंजियस मसल है, और ये नीचे है क्रिकोफारिंजियस, जो कि इंफीरियर फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर का पार्ट है। इनके दरमियान एक ट्रायंगल बनती है जिसको हम कहते हैं किलियंस ट्रायंगल, और ये एक एरिया होता है वीकनेस का, जहाँ से जो है ना वो एसोफेगस म्यूकोसा जो है ना प्रोट्रूड कर जाता है। अब इसका जो एमसीक्यू आता होता है ना, इसमें वो हमें देते हैं हैलिटोसिस, यानी कि पेशेंट की जो है ना फाउल ब्रेथ होगी। वो क्यों होती है? क्योंकि जब यहाँ पर खाना जमा होता रहेगा ना, तो बैक्टीरिया जो है ना उसकी डाइजेस्ट जब करेंगे ना, तो उससे बैड स्मेल प्रोड्यूस होगी, और ये भी एक फॉल्स डाइवर्टिकुला होता है। उसके बाद मैकस डाइवर्टिकुलम ट्रू डाइवर्टिकुलम होता है, और ये इसमें हमने रूल ऑफ़ 2 याद करना होता है, यानी कि 2 टाइम्स मेल में ज़्यादा कॉमन है, 2 इंचेस लॉन्ग है, 2 फीट फ्रॉम इलियोसिकल वॉल्व, 2% ऑफ पॉपुलेशन में होता है, 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलिया होते हैं, गैस्ट्रिक और पैंक्रियाटिक, और ये सबसे कॉमन है कंजेनिटल एनोमली ऑफ जीआईटी। और इसके डायग्नोसिस के लिए हम करवाते हैं मैकल स्कैन। उसके बाद हर्शबर्ग डिज़ीज़ में क्या होता है कि जो डिस्टल सेगमेंट होता है ना कोलन का, वहाँ पर गैंग्लियन सेल्स एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अब क्या होगा कि पैरासिम्पैथिक सिस्टम ने रिलैक्सेशन करवानी होती है और पेरिस्टालसिस करवानी होती है। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा तो यहाँ पर जो है ना कोलैप्स हो जाएगी रेक्टम, और इसका जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है वो हो जाएगा एनलार्ज हो जाएगा, और ये कंजेनिटली प्रोड्यूस करता है। तो बच्चे जो है ना वो एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं, डिलेड पासिंग ऑफ मेकोनियम के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका ज़्यादा रिस्क होता है विद डाउन सिंड्रोम। इसकी जो डायग्नोसिस है उसमें हम बायोप्सी करवाते हैं, जिसमें हमें गैंग्लियन सेल्स एब्सेंट मिलते हैं, और इसका जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो रिसेक्शन है, यानी हम इस पोर्शन को निकाल देंगे। और इसमें जो हमें है ना ट्रांजिशन जोन भी मिलता है, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन का साइन होता है। इसके अलावा माल रोटेशन में मिडगट की अनोमली की वजह से क्या होता है कि अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन एक जगह पर आ गई है और कोलन दूसरी तरफ चली गई है, और इसमें होते हैं लैड बैंड्स। लैड बैंड्स क्या होते हैं? फाइब्रस स्टॉक होते हैं, जो कि सीकम से लेकर रेट्रोपेरिटोनियम अटैच होते हैं। जब ये सीकम इधर आ जाएगी तो ये ड्यूडेनम के ऊपर से गुजरेंगे, जिसकी वजह से ड्यूडेनम की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। इंटरसेप्शन में क्या होता है कि इंटेस्टाइन का एक प्रॉक्सिमल पार्ट डिस्टल पार्ट में चला जाता है, और इसमें हमें ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स मिलेंगे, और ये रीसेंट वायरल इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है। अब इसमें जो याद करने वाली बात है कि इसमें हमें करंट रेड जेली स्टूल्स मिलते हैं, और इसके साथ हमें जो है ना वो सॉसेज शेप्ड मैस मिलता है राइट एब्डोमेन में, और हमें जो अल्ट्रासाउंड और सीटी पे जो है ना टारगेट साइन मिलेगा। उसके बाद वॉल्वुलस में क्या होता है कि बावल की कोई भी पोर्शन जो है ना वो ट्विस्ट कर जाता है। अब जिसकी वजह से यहाँ तो वो अपने गेट ट्विस्ट कर जाएगी, अपनी मेजेंट्री के गेट, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। और इसमें 3 तरह के वॉल्वुलस होते हैं, गैस्ट्रिक, मिडगट और सिग्मॉइड। जो मिडगट वाले हैं वो ज़्यादातर यंग में कॉमन होते हैं, इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में, और सिग्मॉइड ज़्यादातर ओल्डर एडल्ट्स में कॉमन होते हैं। और इसमें जो है ना वो
जो चीज़ याद रखनी है कि हमें रेडियोलॉजी पर जो है ना एक्सरे पर कॉफ़ी बीन साइन मिलेगा, जैसे कि ये कॉफ़ी का बीन होता है। उसके बाद अदर इंटेस्टाइनल जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें सबसे पहले एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया है कि इसमें क्या होगा, एक्यूटली जो है ना वो किस मेसेंटेरिक वेसल्स का इस्कीमिया हो जाएगा। ज़्यादातर ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में होता है और इसमें इसके रिस्क फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एट्रियल फिब्रिलेशन, और ये इस तरह से जो है ना वो प्रेजेंट करता है। उसके बाद एंजियोडिस्प्लेजिया में टॉर्चस डायलिटेशन हो जाती है वेसल्स की, और ज़्यादातर ये राइट साइड ऑफ कॉलन में होती है और इसमें हमें फिर फ्रेश ब्लीड मिलता है। जो क्रोनिक मेसेंटेरिक इस्कीमिया, इसको हम इंटेस्टाइनल एंजाइना भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस्कीमिया होता है, और पेशेंट जो है ना वो पोस्ट प्रेंडियल एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ प्रेजेंट करता है। और इसमें भी सबसे कॉमन जो है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है। और जो कोलोनिक म्यूकोज़ा है वो सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो वाटरशेड एरियाज़ पर होता है, उसमें हमें रेडियोलॉजी पे जो है ना थंबप्रिंट साइन मिलेगा। और जो आईएलएस है इसमें इंटेस्टाइन की हाइपोमोटिलिटी होती है विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, और इसमें हमें कोई ट्रांजिशन जोन नहीं मिलता। नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस में क्या होता है कि प्री मेच्योर इन्फेंट्स जब फार्मूला फीड शुरू करते हैं तो उनका इमेच्योर होता है इम्यून सिस्टम, उसकी वजह से उनकी जो इंटेस्टाइन्स हैं उनका नेक्रोसिस हो जाता है और ये एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है। प्रोक्टाइटिस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है रेक्टल म्यूकोजा की ड्यू टू एनी रेडिएशन और इन्फेक्शन। स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन में सारे ऑब्स्ट्रक्शन के साइंस मिलेंगे, और एक्सरे में जो है ना हमें इसमें हम चेस्ट जो है ना एब्डोमिनल एक्सरे इरेक्ट पोजीशन में करवाते हैं, और इसमें हमें ये एयर फ्लूइड लेवल्स मिलते हैं, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स। और जो स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है, इसमें एबनॉर्मल बैक्टीरिया की जो है ना ओवरग्रोथ हो जाती है, और उसमें हम डायग्नोसिस इसका करवाते हैं स्मॉल बावल कल्चर से। उसके बाद कोलोनिक पॉलिप्स हैं जो कि कॉलन के अंदर जो है ना वो मल्टीपल पॉलिप्स बन जाते हैं। अब ये कुछ नॉन नियोप्लास्टिक होते हैं और कुछ मेलिग्नेंट होते हैं। जो सबसे पहले हिमाटोमेटस है जो कि बिनाइन पॉलिप्स होते हैं, और ये इनकी एसोसिएशन होती है विद प्यूर्स जैगर एंड जुवेनाइल पॉलिपोसिस। हाइपरप्लास्टिक सबसे कॉमन होते हैं और ये रेक्टोसिग्माइड रीजन में ज़्यादा कॉमन है। इन्फ्लेमेटरी जो है इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़ में होंगे, म्यूकोजल इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते, और सब म्यूकोजल लाइपोमा और लियोमायोमा में होंगे। एडिनोमेटस और सिरेटर्स जो है ना ये नियोप्लास्टिक होते हैं। एडिनोमेटस में क्या होता है, एपीसी और केरास जीन म्यूटेशन होती है, और इसमें ट्यूबुलर विलस दो टाइप्स होती हैं, और जो विलस है उसमें ज़्यादा मेलिग्नेंट पोटेंशियल होता है। और जो सिरेटेड है वो क्या होता है कि जो मिसमैच रिपेयर जीन है उसके डिफेक्ट की वजह से होता है, और इसमें हमें जो है ना वो साटूथ पैटर्न ऑफ क्रिप्स मिलता है बायोप्सी पे। उसके बाद इसके कुछ सिंड्रोम्स हैं, फेमिलियर एडिनोमेटस पॉलीपोसिस। इसमें क्या होता है कि ट्यूमर एपीसी ट्यूमर सप्रेसर जीन की म्यूटेशन हो जाती है, और ये पैन कलोनिक होता है, और उसमें रेक्टम जो है वो हमेशा इन्वॉल्व होगी। इसमें हमने प्रोफाइलेक्टिक कोलेक्टमी करनी होती है क्योंकि इसमें 100% चांस होता है कि ये कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके साथ दो सिंड्रोम्स एसोसिएटेड होते हैं, गार्डनर्स और टर्कट। अगर इसके साथ ओशियस और सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स होंगे तो वो गार्डनर सिंड्रोम होगा, और अगर साथ में लिग्नेंट सीएनएस ट्यूमर्स होंगे तो वो टर्कट सिंड्रोम होगा, इसको हमने टर्बन से याद करना है। इसके बाद प्यूर जैगर और जुवेनाइल दोनों में हिमाटोमेटस पॉलिप्स होते हैं, और जो प्यूर जैगर है ना उसमें हमें हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूल्स मिलेंगे, उसकी एसोसिएशन ब्रेस्ट गैस्ट्रिक और पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा से होती है। और जो जुवेनाइल हैं वो 5 ईयर से कम में होते हैं, और इसमें ज़्यादा रिस्क होता है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा का। और MUTYH एसोसिएटेड पोलीपोसिस सिंड्रोम में इसी जीन का जो है ना वो डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या करना होता है, जीन की डीएनए का रिपेयर करना होता है, और उसमें भी ज़्यादा रिस्क होता है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा का। अब ये ऊपर वाले जो सारे हैं ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हैं, सिर्फ जो ये है ना ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। उसके बाद है हमारे पास लिंच सिंड्रोम। लिंच सिंड्रोम को हम हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर भी कहते हैं। बाकी सब में पॉलिप्स थे ना, अब इसमें जो है वो पॉलिप्स नहीं होंगे, और ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, उसमें भी जो है ना वो मिसमैच रिपेयर जीन की म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी हो जाती है, और इसकी एसोसिएशन में हमने की ओर से याद रखनी है, यानी कोलन, एंडोमेट्रियल, ओवेरियन और स्किन कैंसर।
उसके बाद कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो 50 ईयर ओल्ड से ज़्यादा होता है, और इसमें जो है ना 25% फैमिली हिस्ट्री जो है वो होती है। इसमें राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है ना वो डिफरेंट तरह से प्रेजेंट करते हैं। जो असेंडिंग है ना वो एक्सोफिटिक मैस इनमें बनता है, और जिसकी वजह से जो है ना वो ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करते, यानी इनको बड़ा होकर ऑब्स्ट्रक्शन करने में काफ़ी टाइम लगता है। जबकि ये जो है ना अल्सर्स बनाकर ब्लीड कर सकते हैं, इसलिए जो है ना असेंडिंग वो प्रेजेंट करते हैं आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया और वेट लॉस के साथ। जबकि जो डिसेंडिंग है ना वो क्या होता है, उनका इनफिल्ट्रेटिंग मैस, यानी वो कॉलन को सर्कमफ्रेंशियली इन्वॉल्व करते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन के साथ ये प्रेजेंट करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन और हिमेटोचेजिया के साथ। अब इसमें जो है ना अगर कोई भी मेल है जिसकी 50 ईयर्स से ज़्यादा है और उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, या पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो हमने उसमें कोलोरेक्टल कार्सिनोमा सस्पेक्ट करना होता है। इसके अलावा इसकी जो स्क्रीनिंग है 45 ईयर्स पे हमने करवानी होती है विद कोलोनोस्कोपी, लेकिन अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री है या किसी को आईबीडी है तो उसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंट स्क्रीनिंग होगी, और हमें बेरियम एनीमा पे जो है ना एप्पल कोर साइन मिलेगा ड्यू टू दी कंस्ट्रक्शन ऑफ ल्यूमन, और ये ज़्यादातर जो है ना डिसेंडिंग कॉलन में मिलता है, और उसका जो ट्यूमर मार्कर है वो CEA। इसमें क्या होता है, ये नॉर्मल कॉलन है, एपीसी जीन लॉस हुआ, प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाएगी, कॉलन एट रिस्क, और फिर केरास जब म्यूटेशन होगी तो ये एडिनोमा बन जाएगा, और जब इसमें लॉस ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन होगा तो ये कार्सिनोमा बन जाएगा। उसके बाद सिरोसिस है। सिरोसिस किसी भी वजह से लिवर का जो है वो सिरोसिस हो गया है। इसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं स्टेलेट सेल्स, जो हमने इसके आर्किटेक्चर में पढ़े थे, जो कि फाइब्रोसिस करवाते हैं। और इसमें दो तरह की चीज़ें बनती हैं, एक तो रीजनरेटिव नोड्यूल्स होते हैं जो कि लिविंग सेल्स का एक कह लें कि एक लंप है, और उसके जो साइड पे हमें जो है ना ये फाइब्रोटिक बैंड्स मिलते हैं। अब इसमें डिफरेंट सिम्टम्स के साथ ये प्रेजेंट करता है। जब पोर्टल हाइपरटेंशन होगी, ये फ्लूइड जो है वो चला जाएगा एब्डोमेन में, तो उसकी वजह से हो जाएगी एसाइटिस। जब ये जाएगा लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन की तरफ तो एसोफेजियल वेरिसेस हो जाएंगी। पैराअम्बिलिकल एरिया में जाएगा तो कैपेट में ड्यूसी हो जाएगी। एनोरेक्टल एरिया में जाएगा तो एनोरेक्टल वेरिसेस हो जाएंगी। इसके अलावा जब ये किडनी की तरफ बैक फ्लो करेगा तो स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी, और जब ये स्प्लीन की तरफ जाएगा तो स्प्लीनोमेगाली, और किडनी की तरफ जाएगा तो हिपैटोरेनल सिंड्रोम हो जाएगा। इसके अलावा जब लिवर का अपना फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो इसने क्या करना होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाने होते हैं, वो नहीं बनेगा तो कोआगुलेशन डिसऑर्डर्स होंगे। इसके अलावा ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और एनीमिया के साथ प्रेजेंट करता है। और जब इसने क्या करना होता है, एस्ट्रोजन की ब्रेक डाउन करनी होती है। जब वो ब्रेक डाउन नहीं होगी तो एस्ट्रोजन एक्सेस की वजह से जो है ना पेशेंट प्रेजेंट करेगा स्पाइडर एंजियोमा, पाल्मर एरिथीमा, टेस्टिकुलर एट्रोफी और गायनिकोमेस्टिया के साथ। इसके अलावा जब इसके टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स ब्रेन में जाएंगे तो वहाँ पे हेपेटिक एन्सेफलोपैथी और एस्टेरिक्सिस होने के चांसेस होते हैं। अब इसमें एक होती है सैग रेशो, ये सीरम एसाइटीज़ एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट, यानी कि जो एल्ब्यूमिन है ना सीरम में, उसमें से हमने माइनस करनी होती है जो एसाइटी फ्लूइड में एल्ब्यूमिन होती है। अगर ये 1.1 है या उससे ज़्यादा है, इसका मतलब है पोर्टल हाइपरटेंशन, यानी कि ये वेसल है ना, पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होगा, फ्लूइड बाहर निकलेगा लेकिन प्रोटीन तो अंदर ही रहेगी ना, जिसकी वजह से अब ब्लड में प्रोटीन ज़्यादा है और बाहर ऑलमोस्ट है ही नहीं है। तो जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो वो 1.1 या उससे ज़्यादा ही आएगा। जबकि अगर कोई और कॉज है जैसे एंडोथेलियल का डैमेज हुआ है तो इसमें प्रोटीन लॉस भी होगा। तो इसमें जब हम डिफरेंस लेंगे ना तो ये 1.1 से कम आ जाएगा। इसका मतलब इससे हमें जो है ना पता चल जाएगा कि असाइटीज़ किस वजह से है, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से है या कोई और कॉज है। उसके बाद जब असाइटीज़ में बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हो जाएगा ना तो उसे हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, और इसमें जो सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है ग्राम नेगेटिव इकोलाई और क्लेब्सियला। और डायग्नोसिस पे एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट हमें 250 सेल्स पर एमएम से ज़्यादा मिलेगा। और जो इसका ट्रीटमेंट है फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन सेफ्रोस्पोरिन, फॉर एग्जांपल सेफ्ट्राक्सोन। इसमें अब कुछ मार्कर्स हैं AST ALT, अल्कलाइन फॉस्फेटेज और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। वैसे तो जब हेपेटोसाइट ने इंजर होना है ना तो उसमें ये दोनों ही एंजाइम्स रेज होंगे, लेकिन और ज़्यादातर जो है ना डिजीज़ उनमें ALT ही रेज होता है, जबकि जो अल्कोहलिक है ना उसमें AST स्पेसिफिकली ज़्यादा हो जाता है।
एज़ कम्पेयर टू ALT। लेकिन अगर AST ज़्यादा है, ALT में नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में, इसका मतलब है कि एडवांस्ड फाइब्रोसिस हो चुकी है। इसके अलावा अल्कलाइन फॉस्फेटेस और गामा ग्लूटामाइन ट्रांसफेरेज जो है ना, वो बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन में जो है वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन इनमें फ़र्क ये होता है कि अल्कलाइन फॉस्फेटेस बोन डिजीज़ में भी ज़्यादा होता है, लेकिन गामा ग्लूटामाइन ट्रांसफेरेज जो है ना, बोन डिजीज़ में ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद कुछ फंक्शनल मार्कर्स हैं लिवर के। बिलीरुबिन इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हिमोलिसिस है तो इंडायरेक्ट ज़्यादा होगी, और अगर लिवर का कोई मसला है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर उसमें जो है वो डायरेक्ट बिलीरुबिन जो है इंक्रीज़ होगी, क्योंकि इसकी कॉन्जुगेशन हो चुकी होगी। एल्ब्यूमिन भी लिवर ने सिंथेसाइज़ करनी होगी, जब ये नहीं करेगा तो ये कम हो जाएगी। उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन जो है ना, ये लिवर ने क्लॉटिंग फैक्टर्स को प्रोड्यूस करना होता है। जब इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद इसने थ्रोम्बोपोएटिन बनानी होती है, जब ये नहीं बनाएगी तो उसकी वजह से प्लेटलेट्स भी कम हो जाएंगे। उसके बाद रे सिंड्रोम होता है, जब हम बच्चों में कोई वायरल इन्फेक्शन हो, इसमें हम एस्पिरिन दे दें तो उनमें क्या होता है, रे सिंड्रोम हो जाता है। इसलिए हमने बच्चों में एस्पिरिन नहीं देनी होती, एक्सेप्ट इन कावासाकी डिजीज़, और इसको हमने शाइन से याद करना है। यानी बच्चे में इन ये सारी चीज़ें हो सकती हैं: स्टीटोसिस ऑफ लिवर, हेपेटोसाइट, हाइपोग्लाइसीमिया, हेपेटोमेगाली, इन्फेक्शन ड्यू टू वारिसिला जोस्टर या इन्फ्लुएंजा, और बच्चा जो है वो कोमा में जा सकता है और उसमें एंसेफेलोपैथी हो सकती है। थैंक यू।